हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल में। तो दोस्तों, आज हम आपको मूल विधि पढ़ाएंगे और मूल विधि में आपको भारतीय दंड संहिता हम जैसा कि आपको पढ़ा रहे थे, तो भारतीय दंड संहिता की आपकी 6 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो दोस्तों, आप हमको उम्मीद है कि आप लोग पूरा पिछला वीडियो देख चुके होंगे और उसको अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उसको आप बार बार देखते रहिए और उसको तैयार करते रहिए, क्योंकि अगर जब इकट्ठा हो जाएगा तो आप एक साथ तैयार नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, उसको पिछले वीडियो को जा करके उसमें अपना उसको देखते रहिए और उसको नोट्स बनाते रहिए और याद करते रहिए। तो दोस्तों, आज आपकी ये 7वीं क्लास है मूल विधि पर। तो मूल विधि पर आज हम आपको पढ़ाएंगे भारतीय दंड संहिता के अंदर दंड कितने प्रकार के होते हैं, भारतीय दंड संहिता में दंड कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं। आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि दंड का आखिर दंड देने के पीछे उद्देश्य क्या है। दंड देने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो इसका 2 ही उद्देश्य होता है। पहला ये होता है कि जो अपराधी है, ठीक है, उसको उसने जो अपराध किया है उसके लिए उसको सजा दी जाए, उसको उसके लिए दंडित किया जाए और आगे से वो दूसरा कोई अपराध ना करे। ठीक है, आगे से कोई दूसरा अपराध ना किया करे, उसके मन में इसके लिए भय पैदा किया जाए। साथ ही कोई अगर समाज में ऐसा भी व्यक्ति अगर उसके मन में आ रहा है कि हमको भी अपराध करना चाहिए, तो दंड इसीलिए किसी व्यक्ति को दिया जाता है कि जिसके मन में इस तरीके की भावनाएं आ रही हैं उसको भी रोका जा सके। इसलिए दोस्तों, दंड का यही उद्देश्य होता है। और चूंकि समाज क्या है कि समाज की ये जिम्मेदारी है, जो स्टेट होती है उसकी जिम्मेदारी है कि लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। तो इसीलिए कुछ अपराध ऐसे हैं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, जो अपराध हैं उसको स्टेट के विरुद्ध ही अपराध माना जाता है। तो स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा की जाए और जितने भी अपराधी उनको दंडित किया जाए, या जो अपराधी बनने की सोच रहे हैं उनके मन में भय पैदा किया जाए। तो हम आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता में कितने तरीके के दंड के प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो है एक है मृत्यु दंड, ठीक है, ये मृत्यु दंड एक है। और इसमें दूसरा है, इसको बोलते हैं डेथ सेंटेंस भी बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं, इसको डेथ पेनाल्टी भी बोला जाता है। तो और दूसरा है आजीवन कारावास। अब इसमें जो बहुत गंभीरतम जो मामले होते हैं, जैसे हत्या हो गया, कुछ मामलों में रेप हो गया, ठीक है, जैसे हत्या से डकैती हो गई, इन सब मामलों में ऐसे हम आपको लिस्ट बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर भारतीय दंड संहिता में मृत्यु दंड किन किन मामलों में दिया जा सकता है। मैं उसकी आपको पूरी लिस्ट दूंगा। तो अभी फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि कितने तरीके के दंड भारतीय दंड संहिता में दिए जा सकते हैं। तो दूसरा है आजीवन कारावास, इसको बोलते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, मतलब कि आजीवन कारावास नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट पूरी। पहले क्या था दोस्तों, इसमें क्या था कि इसमें धारा 57 में बताया गया है, और ये दंड के जो प्रकार है आपका, ये धारा 53 में दिए गए हैं। ये आपके आईपीसी की धारा ये 53 में दिए गए हैं। तो इसमें जो था पहले है कि अगर किसी को आजीवन कारावास दिया जाता है, तो अगर उसकी अगर कभी गिनती की जाएगी तो कितने दिन के लिए, कितने दिनों के लिए माना जाएगा आजीवन कारावास, तो 20 वर्ष के लिए, इसको 20 वर्ष के लिए काउंट किया जाता था। आजीवन कारावास मतलब 20 वर्ष। लेकिन अब वर्तमान में जो है 2013 के संशोधन के बाद भारतीय दंड संशोधन हुआ, उसमें अब क्या है, अगर जिस मामले में आजीवन कारावास दिया जाता है तो उसमें सीधे सीधे शब्द लिख दिया गया है कि शेष जितनी अब लाइफ उसकी बची हुई है, शेष प्राकृतिक जीवन उसका जितना बचा हुआ है, अब उतना तक उसको पूरी सजा काटनी होगी। ये नहीं कि आप 20 वर्ष बाद आप बाहर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। अब उनको आजीवन मतलब पूरा शेष बचे हुए जीवन के लिए ही उनको जेल में रहना पड़ेगा। तीसरा आता है आपका, पहले था एक था निर्वासन, इसको आप सुने होंगे काले पानी की सजा, इसको अब समाप्त कर दिया गया है, इसको अब समाप्त कर दिया गया। पहले आपने खूब सुना होगा कि अंग्रेज जो थे, क्योंकि ये भारतीय दंड संहिता अंग्रेजों के समय की बनी हुई, उन्होंने इसको बनाया था, लॉर्ड मैकाले हमने आपको बताया था, ड्राफ्ट किए थे, और उसके बाद वहां से पास हुआ था। फिर हमने आपको बताया था कि ये जो है आपका लागू हो गया था 1 जनवरी 1862 से आपका लागू है, ठीक, और 6 अक्टूबर 1860 को ये पारित हुआ था। तो इसके बाद इसमें क्या है, जो काले पानी की सजा थी अंग्रेज खूब देते थे, जो भी राष्ट्र के विरुद्ध जो भी कार्य करते थे उनको काले पानी की सजा दिया जाता था। इसके स्वरूप उनको अंडमान निकोबार और कहाँ कहाँ पूरा भेज दिया जाता था। जितने भी टापू आपके महासागरों में दिखते हैं, हिंद महासागर में, वहां सब भेज दिया जाता था उनको काले पानी की सजा, यानी कि जो मेन भूभाग है जहाँ पर पूरा शासन होता था वहां से उनको निष्कासित कर दिया जाता था, उनको एकांत में ले जाकर के नाव से छोड़ के चले आते थे। तो अब इस सजा को क्या हुआ कि अब ये खत्म कर दिया गया है,
अब ये समाप्त कर दिया गया है। तो इसको क्या हुआ कि 1949 में इसे समाप्त कर दिया गया है। तो इसको यहाँ पर याद कर लीजिएगा, 1949 में इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक, अब आपका आता है एक है कारावास यानी इम्प्रीजनमेंट। एक आपका था लाइफ इम्प्रीजनमेंट, एक हो गया आपका लाइफ इम्प्रीजनमेंट या आजीवन कारावास। अब आपका ये है इम्प्रीजनमेंट यानी कारावास। अब इसमें क्या है कि दो तरीके के पहले कारावास, जैसे कठिन कारावास, एक सादा कारावास। कठिन कारावास का मतलब होता है कठोर श्रम के साथ, मतलब आपसे उसमें वहां पर मेहनत भी करवाया जाएगा, कठोर आपसे काम लिया जाएगा, यानी कि विद हार्ड लेबर। ठीक है, इसको बोलते हैं रिगोरस, इसको बोलते हैं सिंपल। और इसमें एक है एकांत कारावास। तो एकांत कारावास क्या है कि आपका ये धारा 53 में नहीं दिया गया, ये आपका धारा 73 और 74 में दिया गया है कि एकांत कारावास जो है कब दिया जाएगा। बहुत से मामलों में अगर अपराधी बहुत खतरनाक अपराधी है तो उसको क्या होता है कि और जो अन्य अपराधी उनके साथ नहीं रखा जाता है, उनको अकेले में कहीं रखा जाता है। तो इसमें कितने कितने दिन का एकांत कारावास दिया जाएगा ये आपको 73 और 74 में धारा में बताया गया है। यानी कि अगर 6 माह अगर किसी अपराधी को सजा 6 मास का, अगर कोई खूंखार अपराधी है और वो अगर अन्य अपराधियों के साथ रहता है, ये डर है कि उनकी हत्या कर देगा या उनसे लड़ाई झगड़ा करेगा, इस तरीके से उसका बिहेव है, तो उसको अगर 6 माह की सजा दी गई तो अधिकतम 1 मास तक उसको एकांत कारावास में रखा जा सकता है। अगर उसको 1 वर्ष की सजा दी गई है तो अधिकतम 2 मास के लिए एकांत कारावास उसको दिया जा सकता है। इसी तरीके से अगर 1 वर्ष से अधिक सजा उसको दी गई है तो अधिकतम 3 मास के लिए उसको एकांत कारावास की सजा दी जा सकती है। इसके साथ एक और हम बता दें आपको, इसमें है कि एक साथ 14 दिन और इसके पश्चात 14 दिन का अवकाश, यानी एकांत कारावास अगर किसी को दिया जाता है तो उसको एक साथ 1 महीने का नहीं दिया जाता है, उसको एक साथ सिर्फ 14 दिन का ही एकांत कारावास दिया जाता है। उसके बाद 14 दिन उसको ऐसे सबके बीच में रखा जाता है। और दूसरा है यदि कारावास की अवधि 3 मास से अधिक है तब 7 दिन के, यानी 7 दिन उसको अवकाश के बाद उसको फिर 7 दिन का एकांत कारावास उसको प्रतिमाह में दिया जाएगा। आपका फिर आता है इधर संपत्ति का समापहरण यानी संपत्ति की जब्ती। अगर कोई ऐसा अपराध है कि जिसमें ये लगता है कि उसको सिर्फ संपत्ति उसका मतलब उसको संपत्ति उसकी जब्त कर ली जाए, तो ये भी एक दंड का तरीका है। ये नहीं कोई जरूरी नहीं कि हमेशा कारावास में ही भेजा जाए, ये भी हो सकता है कि कारावास और संपत्ति का जब्ती दोनों एक साथ दिया जाता है। और ये है जुर्माना, आपका ये है जुर्माना। तो आप देख रहे हैं कि पहले क्या था, सजा का जो दंड का जो प्रकार था 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरीके से आपके दंड के प्रावधान थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि ये जो आपका है ये खत्म कर दिया गया है, ये जो है आपका ये खत्म कर दिया गया है। तो अब 5 तरीके के दंड दिए जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो मृत्यु दंड है इसको हम डेथ सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें से क्या है कि कुछ है कि एक साथ भी दिए जा सकते हैं, आजीवन कारावास और ये जुर्माना एक साथ लग सकता है, या मतलब कारावास जुर्माना या आजीवन कारावास जुर्माना किसी भी दंड के साथ आप जोड़ सकते हैं, न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। और बहुत से अपराधों में उसी में ये लिखा गया है कि या तो कारावास या जुर्माना या दोनों। ठीक है, तो जैसा जिस अपराध के लिए सभी भारतीय दंड संहिता में जितनी धाराएं हैं उसमें अपराध के लिए लिखा गया है। तो अब आगे देखते हैं, तो इसमें क्या है कि फिर आते हैं कि जो मृत्यु दंड है, जैसे कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं या डेथ पेनल्टी कहते हैं या डेथ सेंटेंस भी के नाम से ये जाना जाता है। तो ये क्या है कि वर्तमान में लगभग 56 देशों ने इस पर रोक लगा चुके हैं, लगभग 56 देश मृत्यु दंड पर रोक लगा चुके हैं और लगभग 106 देश इसे अपने हाथ से पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। और बहुत से ऐसे देश हैं कि जहां पर वो लगभग निष्क्रिय ही है, उसका क्या है एग्जीक्यूशन लगभग रुका हुआ है, मृत्युदंड नहीं दिया जा रहा है कई सालों से। लेकिन जो एशिया के देश हैं, जैसे मान लीजिए भारत है, चाइना है, ठीक, पाकिस्तान है, यहाँ पर मृत्युदंड अभी भी दिया जा रहा है। आपने जैसे उसमें सुना होगा अभी निर्भया कांड वाले केस में, उसमें अपराधियों को मृत्युदंड दिया गया है। लेकिन दंड देते समय क्या है कि जो न्यायाधीश होते हैं वो कई चीजों का ध्यान रखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो अपराधी है उसकी क्या अवस्था, क्या आयु है या उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या वह मतलब इस तरीके से हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है कि उसकी आदत पड़ चुकी है अपराध करने की।
तो अगर मान लीजिए कि पहली बार किसी ने अपराध किया है तो उसको क्या है कि मान लीजिए अगर आजीवन कारावास या मान लीजिए किस तरीके से कोई कारावास, मान लीजिए कि आपको 7 वर्ष का, तो मैक्सिमम 7 वर्ष का कारावास अगर है तो उसको अगर देखते हैं कि उसका चरित्र अच्छा है कि इस आवेश में आकर के उसने कोई अपराध कर दिया है, तो उन सब चीजों को, उसके पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाता है, तो ये उसको सजा उसी हिसाब से कम भी दिया जा सकता है। तो फिर इसके जो दंड के सिद्धांत हैं, दंड देने के कुछ इसके पीछे कुछ सिद्धांत है, मतलब प्रचलित है पूरे विश्व में। तो ये जो आप देख रहे हैं कि प्रतिशोधकारी एक सिद्धांत यानी कि रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, और एक है कि ये प्रायश्चित्तिक सिद्धांत, ठीक है, एक्सपायरेटरी, ठीक है, एक्सपायरेटरी थ्योरी, एक है निरोधात्मक यानी डिटरेंट थ्योरी, एक है निवारणात्मक यानी प्रिवेंटिव थ्योरी, एक है सुधारात्मक यानी रिफॉर्मेटिव थ्योरी। लेकिन इसमें से आपका ये जो है ये खाली भारत में ही प्रचलित है, ये आपका सेकेंड वाला जो है ये आपका सिर्फ भारत में ही प्रचलित है पूरे विश्व में, और ये सिर्फ 4 थ्योरियां ही दंड के सिद्धांत के रूप में प्रचलित हैं। तो दंड आखिर जो दिया जाता है इसका जो उद्देश्य है, इसके पीछे इतनी 4 थ्योरियां 5 थ्योरियां काम करती हैं। भारत में 5 थ्योरी और विश्व में 4 थ्योरियां। तो इसका जो है पहला जो थ्योरी है इसका प्रतिशोधकारी यानी रिट्रीब्यूटिव। तो पहले क्या था, प्राचीन समय में क्या था कि कोई भी अपराधी अगर अपराध करता था तो उस समय ये था कि अगर कोई अपराध किया तो टिट फॉर टैट की थ्योरी चलती थी, यानी आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। तो ये माना जाता था कि जो अपराधी अगर किसी के विरुद्ध जो अपराध किया, जब तक उतनी उसी रेशियो में उसको सजा नहीं दिया जाएगा तब तक जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है उसकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो इसलिए उस समय टिट फॉर टैट की थ्योरी चलती थी। तो आज भी थोड़ा सा कमजोर हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत से मामलों में इसीलिए राज्य क्या होता है कि अपराधी को दंडित करता है। अगर राज्य जो है अगर अपराधी को दंडित ना करे तो जो व्यक्ति पीड़ित है उसके मन में राज्य के जो विरुद्ध है कहीं ना कहीं असंतोष पैदा होगा, उसको लगेगा कि मैं सुरक्षित नहीं हूं और वो बदला लेने की कोशिश करेगा। तो जो बदला लेने की कोशिश करेगा तो समाज में अशांति फैल जाएगी। इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये प्रतिशोधात्मक जो प्रतिशोधकारी जो आपकी थ्योरी है ये अपराध दंड करने में ये थ्योरी काम करती है। दूसरा आपका था प्रायश्चित, ये है खाली भारत में हिंदू विधि में खाली ये लागू है। इसमें ये माना जाता है, इसको आत्मनिग्रह की थ्योरी भी कहते हैं। इसको कहते हैं अगर कोई भी मनु, जैसे आप मनु संहिता सुने होंगे तो उसमें आप कहते हैं मनु कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति जो अपराधी है अगर वो अपराधी को अगर सजा दे दी जाती है तो वह भी स्वर्ग में उसी भांति जाता है जिस तरीके से एक कोई सज्जन व्यक्ति, यानी जब उसको सजा दे दिया जाता है तो उसका शुद्धिकरण हो जाता है। तीसरा आपका आता है निरोधात्मक, ठीक है। अब इसके माध्यम से क्या होता है कि डिटरेंट थ्योरी इसको कहते हैं। इसके माध्यम से अपराधी को दंड दे करके और उस आगे से वो ना और कोई अपराध करे उसको रोका जाता है, ठीक है, उसका निरोध किया जाता है कि वो आगे कोई और अपराध ना करे। और जो भी समाज में ऐसे लोगों के अंदर जो भावनाएं पनप रही हैं कि वो भी अपराध करने के बारे में सोच रहे हैं तो उनके ऊपर भी भय का ये प्रभाव डाला जाता है कि वो भी कहीं भविष्य में अपराधी ना बन जाए और वो अपराध कोई ना कर बैठे। इसलिए दंड दिया जाता है अपराधियों को, जिससे वो अपराधी तो सजा मिलेगी और भविष्य में कम से कम वो तो खुद नहीं अपराध करेगा और लोगों के मन में भी जो अपराध करने की भावनाएं पनप रही हैं वो भी कम से कम रुकेंगी। और चौथा आता है आपका निवारणात्मक थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी। इसको कहते हैं अयोग्यता या अपंगता का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, प्रिवेंटिव थ्योरी को। इसको ये माना जाता है कि अगर अपराधी को, इस थ्योरी के पीछे सिद्धांत है कि जो अपराधी है, जैसे मान लीजिए कि उसको जो मृत्युदंड दे दिया गया या आजीवन कारावास दे दिया गया, जब उसको कैद कर दिया गया, निवाड़ा तो मतलब वो जो है जो अपराधी है उसी को भी समाज से हटा दीजिए, यानी कि जब वो हट गया तो अपने आप समाज में अपराध घटित नहीं होगा। तो इसका उद्देश्य यही है कि इसको इसी कहते हैं निवारणात्मक, जो समस्या उसी को ही खत्म कर दीजिए जिसकी वजह से समस्या है। और उसके बाद सुधारात्मक थ्योरी आती, रिफॉर्मेटिव थ्योरी आपकी आती। इसमें होता है कि अपराधी जो होता है, माना जाता है कि अपराध जो है एक बीमारी है, यानी कि कोई व्यक्ति जो होता है उसको अगर वो अपराध करता है तो ये माना जाता है कि मानसिक रूप से बीमार है। इसीलिए उसको सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। उसको तुरंत ऐसा नहीं कि अपराध कर दिए तो उसको मृत्युदंड दे दिया जाए। उसको क्या होता है, कुछ गाइडलाइंस के अंतर्गत, कुछ दिशा निर्देशों के अंतर्गत उसको सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है, ये है भाई कोई अगर रोग है तो किसी व्यक्ति को कोई रोग हो गया, सिद्धांत के पीछे ही मानना है, अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग हो गया तो ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति को ही खत्म कर दीजिए, यानी कि उनका मानना यह है कि उस रोग का उपचार होना चाहिए, ना कि व्यक्ति को ही खत्म कर देना चाहिए। इसीलिए इसमें कहा है सुधारात्मक, इसके पीछे यही लॉजिक है, यही इनका एम है, यही उद्देश्य है
कि उनको सुधारने का पूरा मौका देना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप हमारे पिछली वीडियो को बड़े ध्यान से और अच्छे से सुन रहे होंगे, उसका नोट्स बना रहे होंगे, और हम आपसे यही कहेंगे कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाया करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और उससे बहुत से लोगों की, जो आप शेयर करते हैं तो बहुत से लोगों की मदद हो जाती है, क्योंकि ये जो एसआई की जो वैकेंसी आने वाली बहुत बड़ी वैकेंसी है। ऐसा ना हो कि कुछ लोग उससे वंचित रह जाएं और उनको मैटर के अभाव में या संसाधनों की कमी की वजह से वो अपनी तैयारी अधूरी रख सकें। इसलिए आपसे यही अपील है कि इसको शेयर खूब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और पिछले वीडियो को लगातार देखते रहें, आधा ना देखें, उसको पूरा देखें। ठीक है, हम आगे आपको बताएंगे कि दंड के, आज हमने आपको प्रकार बताया है, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दंड को कौन कौन लोग कम कर सकते हैं, दंड को कैसे कैसे कम किया जाता है। ठीक है, कौन इसको क्षमा कर सकता है, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।